नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बिहार में महागठबंधन में टूट की खबर है। 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक हो रही है, लेकिन इस महाबैठक के पहले महागठबंधन के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि संतोष मांझी, जो कि नीतीश कैबिनेट में हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, वो हम पार्टी के हैं जो महागठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कैबिनेट से जो उनका इस्तीफा है वो इस महाबैठक के पहले अच्छा नहीं माना जा रहा। जितिन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी और वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनका कहना है कि जेडीयू में विलय का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन जेडीयू को आशंका है कि मांझी बीजेपी में जा सकते हैं। महागठबंधन में अभी भी इस्तीफे के बाद भी वो बने हुए हैं। संतोष मांझी ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है वो पूर्व सीएम जितिन राम मांझी के बेटे हैं और 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक के पहले उनका इस्तीफा आया है। हालांकि उनका कहना है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। तो संतोष मांझी ने इस्तीफा देने पर क्या कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं शिवानंद तिवारी जी, उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार। शिवानंद जी, हमने सुना अभी संतोष मांझी को। शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में ही, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं और धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद जी, आपसे मैं शुरुआत करूं तो ये जो बयान है संतोष मांझी का कि इस जंगल में शेर भी है, हिरण भी हैं, कई छोटे जानवर हैं, तो उनको ये डर है कि उनका अस्तित्व खत्म हुआ जा रहा था और इसलिए वो बचकर वहां से निकले हैं। लेकिन महाबैठक जो होने वाली है उसके पहले ये अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से नगमा जी, महाबैठक तो विपक्षी एकता का एक संदेश देने के लिए हो रही है और ऐसे में जनता दल यू की जो सरकार आरजेडी और जेडीयू की है उसके मंत्री का इस्तीफा होना एक निश्चित रूप से कहते हैं ना, जैसे खाने में कुछ कंकड़ आ जाए उस तरह का है। लेकिन अभी मैं मांझी जी को सुन रहा था, संतोष मांझी जी को कह रहे थे एक जंगल में शेर भी होता है, हिरन भी होता है, सब होते हैं और बचने की कोशिश हम करते रहे, अब हम जंगल से बाहर निकल गए। तो अब सवाल ये है कि जो जंगल में रहता है वो जंगल के अलावा शहर में तो आ नहीं सकता, तो क्या वो दूसरे जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं एक जंगल से निकल करके? क्योंकि जंगल का जो जानवर है वो किसी न किसी जंगल में तो रहेगा ही। तो और बहुत संभावना इस बात की है कि जिस तरह से बीजेपी के साथ उनके तमाम लोगों के संपर्क जुड़ रहे हैं, उसमें जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं वो। और जब से ये महागठबंधन की कवायद तेज हुई है तब से बीजेपी ने भी अपने एनडीए का कुर्मा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, बिल्कुल। अकाली दल से बात तो हो अब रही ये है। सवाल है कि यहाँ पर अगर ये जंगल है और ये जंगल में रहने वाले हैं, तो आपने सही कहा कि कोई और जंगल वो तलाशेंगे। शिवानंद जी, ऐसा हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। शिवानंद जी, अस्तित्व का खतरा बता रहे हैं जितिन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बहुत ये बड़ा झटका है, एक महागठबंधन की बैठक हो रही, विपक्षी एकता की बात होती है, ऐसे में वो कहते हैं कि उनका अस्तित्व ही खतरे में था। आशंका ये भी है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो एक अलायंस में ये गठबंधन में थे, पर उनका कहना है कि अब वो साथ रहना नहीं चाहते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं विपक्षी एकता के लिए? देखिए, तो आप जो कह रही हैं विपक्षी एकता के मुहिम को मैंने एक झटका के रूप में सब लोग देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता के वजह से जो एक घबराहट है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में, उसका ये परिणाम है। अब जो संतोष सुमन बता रहे हैं
हमारे अस्तित्व पर संकट था, कहा जा रहा था कि आप जो है हमारे पार्टी में विलीन कर जाइए, तो उसका जवाब तो सीधे हो सकता है कि नहीं साहब, हम विलीन नहीं करेंगे, हम अपने पार्टी का वजूद जो है कायम रखेंगे। लेकिन उसके लिए इस्तीफा देना और ये कहना कि हम अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हमने ये कदम उठाया है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप इनकार करते कि नहीं साहब हम नहीं मर्ज करेंगे आपके साथ, तो आपको हम अपने पार्टी का अस्तित्व जो है बचा के रखेंगे। जी, पर शिवानंद तो जी, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या उनको दूसरी जगह कहीं वो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो मंत्री तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है वो। हाँ, देखिए जीतन राम मांझी जी लगातार जिस ढंग से बोलते रहे हैं, अभी जो है उनका गरीब जोड़ो यात्रा चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो एमए पास है, उसने नेट क्वालिफाई किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो जाकर के उसके बाद जो है अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि कह रहे हैं कि नहीं साहब दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन लगातार उनके बयान को देखिए, हम 5 सीट लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं, हम इससे कम पर नहीं लड़ेंगे, इस तरह की बात जो है लगातार वो कह रहे हैं। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस देखिए, इसके पहले जो है 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, दोनों जगह हारे। इनका बेटा संतोष सुमन जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो विधानसभा का चुनाव हारा, तो लालू यादव ने इनको काउंसिल का मेंबर बना दिया, उसी हैसियत से कैबिनेट में है। तो इनका लगातार जब से मुख्यमंत्री बनाया है नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को, उसके बाद जो है वो बिल्कुल आसमान में है और हमेशा कुछ न कुछ कंट्राडिक्टरी बात, अंतर विरोधी बात जो है उनके मुंह से लगातार निकलता रहा है। एकदम बचपना है, हमको याद है कि कम उम्र के जब हम लोग थे, नई नई राजनीति में आए थे, तो बयान देने का एक शौक हुआ करता था। तो वो लगता है कि उसी उम्र में ये पहुंच गए हैं और हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये खेल है, उसी खेल को ये खेल रहे हैं। धनंजय गिरी जी, ये विपक्षी एकता से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, तो जो छोटे अगर कोई भी यहाँ पर अलायंस पार्टनर हैं, महागठबंधन का जो भी हिस्सा है, उनको बीजेपी में शामिल करने की कवायद है। शिवानंद तिवारी जी से इस तरह से देखते हैं कि ये जो महाबैठक होनी है, यहाँ विपक्षी एकता है, उसको कोई खतरा नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता से जो घबराए लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जोड़े। और ये जो एग्जिट हुआ है जीतन राम मांझी के बेटे का, ये इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। देखिए, घर उनका फूट रहा है और उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर कर दे रहे हैं। वो अपना घर संभाल के रखे ना, विपक्ष के पास बोलने के लिए भाषण और करने के लिए विरोध और होने के लिए एकजुटता, बस यही पहचान बन चुकी है विपक्ष की। आप अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखिए तो महागठबंधन के महायान के मांझी जीतन राम, इन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मांझी बनकर। सियासत में कोई गीत कब गाली बन जाए नगमा जी कहना बड़ा कठिन है। जो मांझी जी कल तक सियासत के गीत हुआ करते थे, जो इस नैया को आगे बढ़ा रहे थे, वो आज डुबाने वाले हो गए और वो हमसे मिल गए। पर क्या मांझी जी के निकलने से नैया डूब जाएगी? ऐसा लगता नहीं है कि विपक्षी एकता उन्हीं के इस पर टिकी हुई है। शिवानंद जी ये कह रहे हैं। देखिए, अभी बिहार की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो उनके पुत्र जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उनके जो स्टेटमेंट उठा करके देखिए तो क्या कह रहे हैं कि हमें विलीन होने का खतरा था। जिस तरह से पुल गंगा में विलीन हुआ, जिस तरह से बिहार का विकास विलीन हुआ, और नीतीश जी का जो अभियान है भाई दलित को महादलित बनाते हैं, पिछड़े को अति पिछड़ा बनाते हैं, वो बिहार को कोई आगे बढ़ाने का तो नीतीश जी काम करते नहीं है। नीतीश किसी नैतिक जिम्मेदारी का नाम तो है नहीं, एक जिम्मेदार नेता की छवि तो ध्वस्त हो चुकी है। खुद आरजेडी के जो अभी नीतीश जी ने कब से विकास का काम बंद कर दिया है? धनंजय जी, कुछ दिनों पहले तक तो आप सब साथ में ही विकास कर रहे थे। देखिए पलटू चाचा की नाव कब पलट जाएगी, तो मांझी होशियार है, समय रहते निकल लिए। और तमाम तरह के आदरणीय जो नेता हमारे बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, इन्होंने ही खुद लालू जी पर चारा घोटाला, तमाम तरह के आरोप नीतीश जी के साथ ही मिलकर लगाया था। तो वर्तमान बिहार की स्थितियों को आप उठा करके देखिए तो नीतीश जी से जो छवि अपनी गढ़ी है, 7 बार गोद बदलते बदलते गोदावरी पुत्र हो चुके हैं और उनके साथ रहने में उनको सांसत हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। उसने उस नाव से निकलना ही मुनासिब समझा। तो वक्त रहते वो निकल गए। आप कह रहे हैं कि सांसद हो रही थी तो वो वक्त रहते निकल गए। शिवानंद जी, इस पर तो बिहार के अस्तित्व पर है। शिवानंद जी की बात सुन लीजिए। बिहार की स्थिति क्या है वो बेहतर समझते हैं, बहुत लंबे समय से उसकी राजनीति के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। जी शिवानंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अतीत में किसने क्या किया है, मैंने इसको अभी याद करने का मतलब क्या है। वर्तमान में जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में कौन क्या भूमिका निभा रहा है, असली बात यह है
ये सही बात है, हमारा लालू यादव से भी झगड़ा हुआ है, नीतीश कुमार से भी झगड़ा हुआ है, लेकिन आज नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? नीतीश कुमार जो है देश के संविधान को बचाने की का जो अभियान है उसके तहत जो है विपक्षी एकता का मुहिम जो है चला रहे हैं, और इसमें काफी सफल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए कब कब पलटू चाचा उनको कहा गया और कब जो है क्या कहा गया, इसको दोहराने का क्या अर्थ है? असली चीज ये है कि कर्नाटक के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है। जो खबरें आ रही है उसमें मध्य प्रदेश में उनकी हालत खराब है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर बनती हुई दिखाई दे रही है, यही हाल जो है राजस्थान में दिखाई दे रहा है। इससे एक किस्म का घबराहट आया है। आप देखिए कि कभी 40% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं आया है, यहां तक कि पुलवामा के बाद 2019 में भी 40% वोट उनको नहीं आया, उससे थोड़ा कम ही रहा। तो ऐसी हालत में उनको लग रहा है कि अगर ये मुहिम सफल हो गया और गठबंधन हो गया तो फिर क्या होगा? अब ये हिंदू राज बनाना चाहते हैं देश में, संविधान के खिलाफ जो मुहिम संविधान बचाने की है, हिंदू राज में जी आपने कहा कि नीतीश कुमार संविधान बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, तो ये जो संविधान बचाने की मुहिम है, सवाल उसी पे है कि वो कितनी मजबूत है, कितने लोगों का उसमें साथ है। जो महागठबंधन का हिस्सा है, अगर वो लोग भी निकलते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उनके अस्तित्व विलीन होने का खतरा था क्योंकि उन्हें विलय का प्रस्ताव दिया गया था, जो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। जी शिवानंद जी, देखिए ये होगा, हाँ। इसको इससे हर तरह की कोशिश होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी स्तर पर आकर के इस मुहिम को असफल करने का प्रयास करेगी। पर जैसा हम दावे के साथ ये कह रहे हैं कि मुहिम सफल होने जा रहा है। पर धनंजय जी ने जो कहा अभी कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि वो कोशिश कर रहे हैं, पर इसका जवाब धनंजय जी ने दिया कि ये अपना घर जब तक आप संभाल के नहीं रखेंगे तो दूसरे पे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन धनंजय जी जो शिवानंद जी कह रहे हैं, धनंजय पर जो शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी आप कह सकते हैं बिल्कुल कि कर्नाटका देख लीजिए आप, या अभी कहने का, हाँ ठीक है, संतोष सुमन के इस्तीफा का बाद हाँ। ये कहने का एक आधार जो है मिल गया है। हम इस बात को कबूल करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि ये जो 23 तारीख को बैठक होने जा रही है, इस बैठक का सकारात्मक नतीजा जो है निकलेगा। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल ये दो जो है टिकलिस्ट स्टेट है, जहां किस तरह से रास्ता निकलेगा हाँ। ये जो है अभी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। धनंजय जी बहुत उम्मीद है कि ये जो बैठक होगी, महाबैठक, वो कामयाब होगी और कर्नाटका और जो दूसरे राज्य भी चुनाव है वहां पर जो स्थिति है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उससे बीजेपी को इस समय घबराहट है, जिसलिए ये देखा जा रहा है। जैसा मैं बिंदुवार बता देता हूँ। कर्नाटका में हमारा वोट परसेंट 36 था, 36 ही है, और हमारा वोट परसेंट जहां था वही है, हम उससे घटे नहीं है। एक दूसरे राजनीतिक दल का बल निकल करके दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस में लगा और कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जो ये देश बचाने की मुहिम नहीं, ये दल बचाने की मुहिम है। दल के विलीन होते बल को, समाप्त होते बल को, आदरणीय जिस दल में है, आदरणीय जिस दल बचाने की मुहिम भी हो तो उसमें क्या गलत है? सभी दल अपने को बचाने की कोशिश में तो है। नगमा जी, आदरणीय जिस दल में है उस दल की संख्या 0 है संसद में, और जो नीतीश कुमार भी 2014 में अकेले लड़े थे तो 2 पर आउट हो गए थे। जी हमारे पास इतना ही समय है, मैं आपसे एक छोटा आकलन, विनोद अग्निहोत्री जी एक पत्रकार, एक एनालिस्ट के तौर पे आपको, एक सेकंड सर, आपको क्या लगता है विनोद अग्निहोत्री जी कि ये जो टूट फूट अभी दिख रही है वो विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाएगी? महाबैठक जो होने वाली है उससे क्या उम्मीद रखी जाए विनोद जी? माझी कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है बिहार के। हाँ, ये जो एक जाति विशेष में उनका थोड़ा आधार है, वो अच्छा, अभी नीतीश कुमार को जैसे अभी इन्होंने कहा हमारे बीजेपी के मित्र ने कि पलटू राम, जीतन राम मांझी भी तो पलटू राम हैं भाई। वो पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया उनको, उसके बाद वो फिर वो भी एनडीए के साथ चले गए, फिर लौट के महागठबंधन में आ गए, अब फिर उधर जाने की तैयारी है। तो जीतन राम मांझी जी इस तरह से बार बार इधर उधर पाला बदलते रहे हैं, और इतने बड़े प्लेयर वो नहीं है कि उसको लेकर के महागठबंधन जो बन रहा है उस पर कोई फर्क पड़े। हाँ, ये जरूर परसेप्शन के लेवल पर जरूर ही माना जा सकता है कि एक तरह से, जैसे मैंने कहा, खाने में कंकड़ आ जाए, तो वो एक कंकड़ आ गया है, और बीजेपी इसको इस तरह से ये जो कह रहे हैं कि भाई अपने घर की आग, तो उनको मौका मिला है इस बात को कहने के लिए। बिल्कुल। और जहां तक दल बचाने की बात है, दल सही कह रहे हैं, दलों का अस्तित्व भी राजनीति में बहुत जरूरी है।
तो वो सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए को बचाने की भी तैयारी हो रही है। उन्हीं चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन करने की कोशिश हो रही है जो 2019 बिल्कुल धनंजय जी, बीजेपी ये के खिलाफ थे। बात तो है ये दोनों कि तरफ जो हो रहा है। दल है वो भी महत्वपूर्ण है, उनको बचाना भी महत्वपूर्ण है, तो इसमें गलत क्या अगर दल बचाने की एक कोशिश है तो भी। लेकिन जैसा शिवानंद जी ने कहा कि बहुत आकांक्षाएं जो हैं जितन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी की, उसको देखते हुए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। और हालांकि इतनी बड़ी ये पार्टी नहीं है या इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनका अस्तित्व के उससे नुकसान पहुंचे किसी तरह का, पर जो विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि परसेप्शन एक जरूर जाता है कि यहां पर कहीं टूट फूट हो रही है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद ट्विटर के पूर्व सीईओ डॉर्सी के दावों पर सरकार ने किया पलटवार। केंद्र सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावों को झूठा बताया है। जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आग्रह किया था जो भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे। डॉर्सी ने इंटरव्यू में दावा किया कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इन आरोपों पर कहा कि डॉर्सी के सीईओ रहने के दौरान ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोड़े गए। राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि डॉर्सी को भारतीय कानून की संप्रभुता स्वीकारने में दिक्कत हो रही थी। 2020-21 में किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था। डॉर्सी ने 2021 में ट्विटर सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। जैक डॉर्सी का दावा है क्या, आपको पहले ये बताते हैं। तो एक इंटरव्यू में ट्विटर के पूर्व सीईओ डॉर्सी ने यह कहा है कि किसान आंदोलन के वक्त कई आग्रह किए गए थे। सरकार के आलोचक पत्रकारों के अकाउंट ब्लॉक करने का आग्रह था। धमकी के अंदाज में ये आग्रह किए गए। भारत में ट्विटर को बंद करने की बात भी हुई और कर्मचारियों के घरों में छापे मारने की भी बात हुई। दफ्तर बंद करने की बात कही गई थी। तो ये जो आग्रह थे वो एक तरह से धमकी भरे अंदाज में दिए गए। जैक डॉर्सी ने ये बातें कही हैं। लेकिन जैक डॉर्सी जो ये आरोप लगा रहे हैं उसके जवाब में सरकार ने क्या कहा है ये भी आपको दिखाते हैं। तो जैक डॉर्सी को सरकार ने जवाब दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जैक डॉर्सी शायद ट्विटर के इतिहास के उस संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। भारतीय कानूनों का बार बार उल्लंघन कर रहा था ट्विटर। डॉर्सी और उनकी टीम को भारतीय कानूनों की संप्रभुता मानने में दिक्कत थी। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलीं, यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट थी जो फर्जी थी। फेक न्यूज की वजह से हालात भड़क सकते थे। जून 2022 के बाद उन्होंने कानूनों का पालन किया। कोई भी जेल नहीं गया, न ही ट्विटर का शटडाउन हुआ। हमारा फोकस सिर्फ भारतीय कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने पर रहा। They were not in compliance with Indian law. They were neither raided, they were neither sent to jail. And so this is a fiction that he has put out there for whatever reasons that he's put out there. But the facts are that the government of India has consistently maintained that any platform, whether they are foreign or Indian, whether they are big or small, must comply with Indian laws if they are to operate in India and offer services and products to the Indian citizens. Twitter was misusing its power as a platform to selectively de-amplify and selectively de-platform people both in India and abroad. In India, it was a direct violation of Article 14 and Article 19 of our Constitution. So I am deeply disappointed by Jack Dorsey's attempt at lying about what happened, because certainly whatever he has said in yesterday's statement is untrue and is false. देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं और उनका प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना होता है। झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो
तनाव पैदा करने की परिस्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्से आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत आज 43 जगहों पे 70,000 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन इस मौके पर उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकारों पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पहले की सरकारों की पहचान हुआ करती थी। लालू यादव का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग तो नौकरी के बदले जमीन तक लिखवा लिया करते थे। भाई भतीजावाद, नौकरी के लिए रेट कार्ड, कट मनी जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर खूब हमलावर रहे प्रधानमंत्री और कहा कि उनका रेट कार्ड और हमारा युवाओं के लिए सेफ गार्ड। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, जिसका सीधा लाभ युवाओं को हो रहा है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्य रेट कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफ गार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटों के बाद काबू पा लिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आग लगने के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आग लगने की घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आग में करीब 12,000 सरकारी फाइलें खाक हो गई हैं। सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सभी मिल जाएंगी। इधर इस मसले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए।
कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसे 8-9 महीने पहले भोपाल नगर निगम के फायर ब्रिगेड के बेड़े में 52 मीटर ऊंची ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन भी शामिल हुई थी। ये मशीन 5 करोड़ में खरीदी गई थी, लेकिन कल सतपुड़ा भवन में लगी आग को बुझाने में इसका इस्तेमाल नहीं हो सका और ये सफेद हाथी साबित हुई, यानी कि बहुत सारे पैसे खर्च करके इसे लाया गया लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाई। इस पर जानकारी दे रहे हैं अनुराग द्वारी। मेरे पीछे दमकल की एक खास गाड़ी आप देख रहे हैं। ये सरकारी लापरवाही और बदइंतजामी का एक नायाब नमूना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इस मशीन को। दरअसल ये वो मशीन है जो 170 फुट तक इससे थ्रो जा सकता है। इसकी सीढ़ी भी आप देखिए ख़ास तरह की है और इसके चलाने के लिए जो ऑपरेटर आते हैं उनको भी ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। 5-6 महीने पहले जो भोपाल नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने ये मशीन ख़रीदी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मशीन सड़क पर ही खड़ी रह गई। इसकी कई सारी वजहें हैं। पहला ये कि ये सतपुड़ा भवन में अंदर जा नहीं पाई। दूसरा ये कि अभी तक आरटीओ से रिलेटेड जो इसके काम हैं वो नहीं हो पाए। और तीसरी सबसे अहम बात कि ट्रेनिंग ज़रूर 4-5 लोगों को दी गई, लेकिन कोई भी कल रात इस काबिल नहीं था जो इस मशीन को बाहर से भी कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर पाए। और नतीजा क्या हुआ कि आग तीसरे माले से लगी थी, फिर वो चौथे, 5वें और 6ठे पर गई। तो जो रिस्पांस टाइम था उस वक्त तक तीसरे माले से जब आग भभकी, तो आप देखिए कल रात भी जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो जो यहाँ के फायर ब्रिगेड से पानी का थ्रो जा रहा था वो तीसरे माले से ऊपर नहीं जा रहा था। यानी उनके पास जो दमकल की पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें एक क्षमता नहीं थी कि वो तीसरे माले से ऊपर जा पाए, जबकि ये पूरे 6ठे माले तक इससे आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन ना तो आरटीओ क्लियरेंस था, ना ये अंदर जा पाई और ना इसको चलाने के लिए जो दक्ष लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी वो यहाँ पर आ पाए हैं। तो ये तमाम ऐसी वजहें थीं जिसकी वजह से जो आग वक्त के पहले रुक सकती थी। और जैसा बताया जा रहा है कि 12,000 से ज़्यादा फाइलें जल गई हैं। विपक्ष में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सरकारी बदइंतजामी की तरफ भी इशारा कर रही है, नहीं तो ये आग बहुत पहले बुझ सकती थी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के बकाया बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का आज ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के 11,70,000 लोगों पर बिल का बकाया है और ये ऐलान किया है कि इसका एक बार में ही दिल्ली सरकार सेटलमेंट करेगी। बिल्स जो हैं उस पे एरियर्स हैं, वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सबके बिल्स को 2 कैटेगरी में बांटा है हमने। एक वो बिल्स हैं, एक वो लोग हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग आई हुई हैं। ओके रीडिंग मतलब कि मीटर रीडर गया, उसने एक्चुअल रीडिंग ली और वो ओके है, वो दोनों साइड्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सो जिन लोगों की 2 या 2 से ज़्यादा ओके रीडिंग है वो, और जिन लोगों की 1 या नील ओके रीडिंग है वो लोग। और एक और सुसाइड की खबर आई है कोचिंग स्टूडेंट की। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। ये छात्र भार्गव केशव महाराष्ट्र के कामनाथ नगर के रहने वाले थे, जो कोटा में राजीव गांधी नगर के फलोदी रेजिडेंसी में रहकर जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
आज सुबह ही छात्र के माता पिता उससे मिलने के लिए आए। जब वो छात्र के कमरे से निकलकर बाहर नाश्ता करने के लिए गए तो इस बीच छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके परिजन वापस कमरे पर लौटे तो उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। छात्र को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। ये छात्र सिर्फ 2 महीने पहले ही कोटा आया था और यहां पर एलन कोचिंग संस्थान से जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके परिवार वाले सुबह 8 बजे करीब आए थे। बच्चे को ऊपर छोड़ के कमरे में नीचे नाश्ता करने गए थे। वापस गए तो उसने यानी फांसी लगा ली थी। स्टूडेंट कब आया था? स्टूडेंट 2 महीने पहले आया था। किसी प्रकार को तनाव था? इसके तनाव के बारे में जांच की जाएगी। कितने बजे करीब का मामला है? अभी 11:15 साढ़े 11 के आसपास का मामला है। काहे की तैयारी कर रहा था यहाँ पे? जी मेन की तैयारी कर रहा है। तो एक और इस तरह का हादसा होता है, एक और आत्महत्या होती है और उससे सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह के दबाव में है छात्र और कोचिंग पहुंचे छात्रों की आत्महत्या का ये सिलसिला कब रुकेगा? ये बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।